संबंध 2020 के इस संवाद आयोजन में आपका स्वागत है। और आज हम सबके साथ हैं डॉक्टर प्रेमचंद नेजे और मैं डॉक्टर रमेश तिवारी। आज के संवाद कार्यक्रम में हम लोग परस्पर संवाद करते हुए ये देखेंगे कि कैसे साहित्य, समाज, संस्कृति का परस्पर अंतर संबंध और कैसे हमारी ये विकास यात्रा चलती है, गतिमान रहती है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेमचंद नेजे का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। हम लोग ये संवाद में बात करते हुए मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने बचपन से जितनी मुझे जानकारी है कि 18 मार्च 1949 आपका जन्म दिवस है और प्रयागराज जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, तो बचपन की स्मृतियों से आप उसको कैसे देखते हैं और बचपन से लेकर के दिल्ली और अध्ययन अध्यापन तक की आपकी जो विकास यात्रा है उसके बारे में आप कुछ संक्षेप में बताएं। हाँ तिवारी जी, धन्यवाद कि आपने एक सुखद अतीत में आप मुझे ले जा रहे हैं। सुखद अतीत वो है जो 1 वर्ष पुराना भी है और सुखद अतीत वह भी है जो आज से लगभग 70 वर्ष 71 वर्ष पुराना है। 1 वर्ष पुराना सुखद अतीत वो है जिसका मैं हिस्सा रहा। विश्व रंग का ये जो आयोजन है पिछले वर्ष, आज इस समय तो वो डिजिटली आप तक पहुंच रहा है, पर विश्व रंग का पिछला वर्ष जो था जब ये मैं भोपाल में आयोजित हुआ तो वहां जाकर मैंने देखा कि संस्कृति, कला, साहित्य और विभिन्न माध्यम जो हैं उनका इतना खूबसूरत समन्वय था। लेखकों से मिलना जुलना, विचार विमर्श, और विचार विमर्श उस तरह का नहीं था जो कई विश्व सम्मेलनों में होता है कि जहां पर आप आए और 2-3 मिनट में बात कहकर चले गए। विचार विमर्श वो था कि जहां पर हम वास्तव में कुछ चीजों पर, और मुझे बहुत अच्छा सत्र अभी भी याद है जो 3rd जेंडर को लेके हुआ था। बहुत बहुत सीखने को मिला। मैं तो माना कि वो मेरी एक पाठशाला थी जिसमें मैंने बहुत चीजें सीखा। उस पर जाऊंगा तो बहुत वो हो जाएगा। आपने प्रयागराज के साथ इलाहाबाद भी याद दिलाया, इलाहाबाद की गलियां। और मैं एक बात बता दूं कि अगर इलाहाबाद से आप ये जोड़ रहे हैं कि मैं कोई जन्मजात साहित्यकार हूं या मेरे पिताजी जो है वो मुझे गंगा किनारे घुमाने ले जाते थे और दारागंज में ले जाते थे कि भैया ये निराला है यहाँ पे और तुम निराला जैसे कविता लिखोगे, तुम यहाँ की मिट्टी को यहाँ लगा लो जैसे अखाड़े पे लगाते हैं, तो उस तरह का कुछ नहीं है। मेरा बचपन जो है आम बचपन, जैसे गिल्ली डंडा खेलना या इधर दौड़ना, और मुझे उस समय बिल्ली के बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उनको उनके पीछे भागना, या ताड़ का वृक्ष, हमारे पहले सिनेमा था वहां पे, उसके पीछे हम लोग रहते थे तो वहां जाना। तो ये सारी चीजें थी। उस समय साहित्य से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे एक परसाई का एक व्यंग याद आता है, आपको भी याद आएगा, कि दूसरों की महिमा ढोने वाले। तो अक्सर होता है कि मेरे फादर इन लॉ ये थे तो इसलिए मैं भी महान हो गया। तो ऐसे अगर आप कहें कि मैं इलाहाबाद में जन्म होने के कारण मैं महान हो गया, मेरी तस्वीर है महादेवी जी के साथ, मैं बड़े आराम से आपसे कह सकता हूँ कि महादेवी जी मुझे बहुत पसंद करती थी और उन्होंने, मैं रचना ले गया, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बच्चा बहुत अच्छा लिख रहे हो, तुम साहित्य में छा जाओगे। ऐसा कुछ नहीं। और मैथ्स ऑनर्स लिया मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, आप जानते हैं उसको, कॉलेज को। तो वहां जाकर जब मैंने लिया तो वहां पे मेरी उन दिनों कहानी छप गई। मेरे एक मित्र थे अखिलेश वो वाले नहीं जो कहानीकार है, मैं साथ थे, उसको लिखने का शौक था, मैंने भी लिखा तो भेजी, तो वो जाकर जो है छप गई। एक पत्रिका निकल रही थी उस समय, खिलते फूल। उन दिनों हमें चूहा दौड़ नहीं थी कि भैया पिताजी ये कह रहे हैं कि जाके फटाफट तैयारी करो, इस आपको कंपटीशन की तैयारी करनी, उसकी हम खाली होते थे। तो वो कहानी छप गई। अब कहानी देखिए आपको कैसे जीवन को बदलती है। वो कहानी छप गई तो मैंने अखिलेश को आई, तो उन्हीं दिनों मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने अखिलेश को, यार ये छप के आ गई। कह रहे बढ़िया है। तो मैंने कहा किसको दिखाऊं? तो कहता है कॉलेज में अपने हिंदी के टीचर को दिखा। तो मैं वहां दिखाने गया तो हिंदी के टीचर डॉक्टर महेंद्र कुमार बैठे हुए थे।
उनके साथ थे नरेंद्र कोहली और कैलाश वाजपेयी। तो मैंने जब उनको दिखाई तो वो कहानी के व्यक्ति तो थे नहीं, उन्होंने एकदम नरेंद्र कोहली को दिया कि डॉक्टर नरेंद्र कोहली को कि नरेंद्र देखो ये क्या कहानी लिख के लाया। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा तुम कहानी लिखते रहे तो क्लास में क्यों नहीं आते? मैं कहा सर वो सामने वाली क्लास है वहां जाता हूँ मैं। कहते वो तो नहीं है, हिंदी ऑनर्स की तो ऊपर होती है। मैं कहा सर मैं मैथ्स ऑनर्स का छात्र हूँ, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ उसमें, ये क्या है इतना अच्छा कहानी लिखते हो हिंदी ऑनर्स। वो उन दिनों बैच बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ के कहा कि अब तुम हिंदी ऑनर्स में प्रवेश लो। डॉक्टर कोहली ने भी समझा, उन्होंने कहा कि देखो मैंने भी साइंस पढ़ी है, मैं भी तो उन लोगों ने। और बहुत बढ़िया बात जो है कैलाश वाजपेयी ने कहा कि रचनात्मकता तुम में है, बस सुनना अपने पिता की, वो क्या कहते हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने पिताजी से कहा, वो बड़े खुले विचार के थे, उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है। तो ऐसे इस कहानी ने जो हिंदी ऑनर्स में ले आई, और फिर हिंदी ने मुझे बहुत कुछ दिया, विदेश यात्राएं दी, लेखन दिया, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल हम उसमें आगे आएंगे। और जो आपने बहुत सुंदर अपनी जो विकास यात्रा बताई है कि कहाँ से आप बचपन से खेलते और पढ़ते हुए और सीधा महाविद्यालय तक पहुंचे और आपको डॉक्टर नरेंद्र कोहली जैसे प्राध्यापक मिले, गुरु मिले, जिन्होंने एक संस्कार से आपको सीधा साहित्य में और उस रचनात्मकता को ध्यान में रख करके आपको साहित्य और रचना की भाषा साहित्य की कक्षा से जोड़ा। इसके बाद मैं देखता हूं कि जो आपका अध्ययन और अध्यापन, जहां पर आपने अभी अध्ययन की बात कर रहे थे, अध्ययन और अध्यापन की बात जब हम करते हैं तो मैं देखता हूं कि आपने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से, यदि मैं सही हूं, कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज से अपने प्राध्यापकीय जीवन की अध्यापन कर्म की शुरुआत की। और 1970 या 71-72 का वो दौर रहा हुआ जब आप लोगों ने, आपने हरीश नवल ने और डॉक्टर रमेश उपाध्याय ने, इन लोगों ने एक साथ शुरुआत की। तो उस समय का जो दौर था और जो समाज था, जो आपने गति की बात की, उस पर हम लोग आएंगे कि कैसे आज की तरह चूहा दौड़नी थी, उस समय की का जो समय है और उसमें कैसे आपका रचना कर्म विकसित हुआ, और अध्यापन कर्म के बारे में भी थोड़ा सा जोड़ते हुए हम लोग को बताएं। जो आपने बात की, एक बात मैं और बता दूं कि जब ऑनर्स में आने का जो मैंने कहा और लाभ हुए, सबसे बड़ा अच्छा लाभ हुआ कि मैंने कबीर को पढ़ना शुरू किया। मेरी सोच शुरू से ये थी, हम लोग विभाजन के मारे हैं, पर हमारे पिता ने कभी उस तरह का वैमनस्य हमारे मन में नहीं किया। कबीर को पढ़ा मैंने, प्रसाद को पढ़ा, दोनों विपरीत हैं, प्रेमचंद को पढ़ा, और फिर धीरे धीरे जो है मैंने भारतेंदु को पढ़ा। तो कबीर से मुझे, कबीर के साथ साथ मैं सूरदास भी पढ़ रहा था। सूरदास का आप देखिए, उन्होंने जिस तरह से गोपियों के बारे में भ्रमर गीत लिखा, उसको भी पढ़, वो मुझे पसंद आ रहा था। पर कबीर मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लग रहा था कि अपने समाज को समझने का सबसे बड़ा दृष्टिकोण कबीर का दृष्टिकोण। और जब लेखन की राह में आया तो मुझे मिल गया परसाई जैसी पाठशाला। उन्होंने, और वो परसाई उस समय केवल लिख नहीं रहे थे, अगर आप उनकी शुरू की चीजें देखें, किताबें देखें, भूमिकाएं देखें, वो व्यंग लेखन के साथ साथ व्यंग का वो आलोचनात्मक कर्म भी कर रहे थे कि लोगों को समझाया जाए कि व्यंग क्या है। सारी रचनाएं, वो शूद्र से व्यंग को क्षत्रिय बनाने या उनको ब्राह्मण का दर्जा दिलाने में भी लगे हुए थे। वो ये भी कह रहे थे कि जब कोई मुझे शिष्ट हास्य कहता है तो वो मुझ पर तेजाब की तरह गिरता है। मतलब वो बता रहे थे कि व्यंग में और हास्य में क्या फर्क है। वो ये बता रहे थे कि कैसे कबीर जो है, कबीर का वो दृष्टिकोण मुझे समझ आ रहा था। लोग जो तिवारी जी ये कहते हैं कि व्यंग जो है वो हास्य के बिना नहीं चल सकता, तो मैं पूछता हूं उनसे कि क्या बताएं कि कबीर की किस दोहे में आपको हंसी आती है? परसाई की जो रचना है अकाल उत्सव, उसमें क्या आपको हंसी आती है? जब शुरू से आप देख लीजिए तो क्या वो अलग चीज है। तो मुझे वो चीज मिली, और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में मुझे आपके साथ भी गुजरे हुए दिन याद हैं, और आपके साथ मैंने व्यंग यात्रा में भी आपने मेरे साथ सहयोग किया, श्रीलाल जी पे जो अंक निकाला, और जिसके लिए श्रीलाल जी ने कहा था इस अंक ने मुझे रिबिल्ड किया है, वो उसमें आपका सहयोग, रचनात्मकता है। तो वो समय वो था जब हमारे साथ उस समय रमेश उपाध्याय भी, हरीश नवल भी, वहाँ पे विनय विश्वास भी, और वहाँ पे भी हमारे कॉलेज में आपको मालूम है कि एमए और बी ऑनर्स नहीं होती थी, उसके बावजूद भी हमने साहित्यिक वातावरण तैयार किया, अपना नाटक भी वहां पर हम लोगों ने खेला जी। तो ये है, और उस समय का मैं मानता हूं कि जो समय था जब 1966 के बाद का दौर है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक स्वर्णिम काल है, जिसमें बहुत बड़े बड़े आलोचक
नित्यानंद जी, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर स्नातक, इस तरह के लोग थे। जी हमारे सहपाठी भी है, ऋषिनगल का आपने नाम लिया, प्रताप सहगल, बहुत सारे लोग, दिव्य रमेश, जी ये सारे लोग, कैलाश, ये क्या कहते हैं, अशोक चक्रधर, गोविंद, सब लोग, हर विधि, हर तरह के, सुधीश पचौरी, जी इतने बड़े आलोचक जो हमारे सामने, तो ये सब लोग थे। उनमें ही उन संस्कारों के साथ मैंने अब समझ लीजिए एक तरह से साहित्य की समझ ग्रहण करनी चाहिए, और मेरी धारा तब बदली जब जनयुग में छपना शुरू हुए। जी जी। तो रचना कर्म की जो बात आपने की और साहित्यिक अपने सानिध्य की बात की, रचना कर्म को ध्यान में रखते हुए आपको ये कब लगा कि जब आप बिल्कुल व्यंग्य की तरफ आ गए? क्योंकि जैसा हम लोग देखते हैं कि प्राय हर व्यक्ति सामान्य स्वाभाविक रूप से कविता बहुत आसानी से फूटती है उसके अंतर्मन से, और फिर आप कैसे व्यंग्य में आए, तो इसके बारे में अगर कुछ आप बताएं। कविता भी फूटती रही और वो निरंतर रही। जी चाहे श्रीलाल जी ने, जो मेरे पाठशाला हैं, उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में काव्य लेखन किया, पर वो काव्य लेखन मेरा फॉल्स स्टार्ट था। मैं फॉल्स स्टार्ट नहीं करता, मैंने बाद में लिखा। मेरी धारा थोड़ी बदली 1975-74 के करीब। लिख रहा था मैं पहले दोनों चीजें, कहानियां मैंने लिखी, सारिका में, कहानीकार में, कहानी में बहुत छपी। जी जब मैं परसाई जिसकी मतलब टांग टूटना, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा हुआ, पर मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हुए थे और मैं नौरोजी नगर में रहता था। उन दोनों एक सार्थक नाम की पत्रिका निकाला है, उसके लिए मैं उनसे साक्षात्कार लेने गया। जी मेरे साथ जो है उस समय श्याम कश्यप थे, हरिमोहन शर्मा जो रहे वो थे मेरे साथ, मोहन जी थे। तो इन लोगों के साथ मैंने जब बात की तो परसाई से बात करके इतना मुझे मेरा मतलब क्या कहते हैं, चारों खाने खुल जाते हैं, खिड़कियां दरवाजे वो खुल गए। तो मुझे लगा कि सबसे बढ़िया अपने आप को अभिव्यक्त करने का माध्यम और अपने समय को समझने का माध्यम वो व्यंग्य है। और अगर उसके बाद मैंने पढ़ा कैसे व्यंग्य एक व्यवस्था होती है लिखने की, आपको बताऊं, कमलेश्वर को आप जानते हैं, और कमलेश्वर को कोई व्यंग्यकार के रूप में नहीं जानता, कोई मान से नहीं सकता कि कमलेश्वर ने व्यंग्य लिखे, पर उनका एक व्यंग्य संकलन है गड़े मुर्दे। उसमें उसकी भूमिका में वो कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद से आया तो एक रचनात्मक शून्य में फंस गया, क्योंकि मुझे लगा तब की मेरी लिखी हुई कहानियां जो है, उसकी फॉर्म, उसकी भाषा, उसकी गति, वो मुझे आज के समय को समझने की ताकत ही नहीं दे रही है। और मुझे लगा कि इस समय विडंबनाओं पर स्थिति, 62 का समय वही है जब आपका मुंह भंग उस तरह का होता है। विडंबनाओं को समझने की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो व्यंग्य है, ये उन्होंने 1962 में कहा। अच्छा, तो यही एक विवशताजन्य हथियार कहता हूँ मैं। बिल्कुल। तो यही मेरे लिए एक विवशताजन्य हथियार था। मुझे लगा कि अपने समय की चीजों को बयान करने में, और जिसके लिए मुझे परसाई और क्या कहते हैं इनका कबीर, इनको पढ़ा और लोगों को भी पढ़ा, ऐसा नहीं कि और लोगों में नहीं था, और अलग अलग था, बिहारी में भी आप मालूम है। तो पर फिर उसके बाद भारतेंदु को पढ़ा, बालकृष्ण भट्ट को, बाल मुकुंद को, तो एक व्यंग्य का संस्कार बना। और संस्कार के कारण आपको बताऊं ये हुआ कि मैंने प्रसाद स्पेशल लेते हुए मैंने कहा कि मैं प्रसाद के नाटकों में व्यंग्य ढूंढूंगा। अच्छा। मैं उनके पास गया, डॉक्टर नगेन के पास। वो तो मानते थे कि ये गुरु गंभीर व्यक्ति है, दार्शनिक व्यक्ति है, इनमें व्यंग्य कहाँ नहीं होगा। फिर उसके बाद एमलिट में जब डॉक्टर स्नातक आए तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने मुझे विषय दे दिया और वो किताब छपी और उसकी भूमिका उन्होंने लिखी व्यंग्य को लेकर। और व्यंग्य की बात जो आप कहते हैं, वो जो संस्कार मैं बता रहा हूँ कहाँ से ले रहा था, उनके नाटकों को पढ़कर। एक बात बताऊं, व्यंग्य नाटक की दृष्टि से अगर किसी व्यक्ति को व्यंग्य नाटक की समझ करनी है तो प्रसाद का ध्रुव स्वामी नाटक पढ़े। तो मेरा मानना यह है कि हमारे यहाँ व्यंग्य जो है जबरदस्ती, हमारे यहाँ पर व्यंग्य को फिर हास्य से जोड़कर फिर उसको मंच पे जाकर उसका एक तरह से बाजारवाद की तरह प्रयोग करने से ऐसा हो गया कि हमारे बहुत अच्छे व्यंग्यकार इस समय भी हैं, व्यंग्य कविताएं भी लिख रहे हैं, व्यंग्य का प्रयोग कर रहे हैं, व्यंग्य की चेतना है। मतलब मैंने आपको तो मालूम है व्यंग्य यात्रा का अंक निकाला था कि व्यंग्य कविता हाशिए में क्यों। उसमें केदार जी की कविता, निराला जी की कविता, राजेश जोशी की कविता, मंडलोई जी की कविता, विष्णु नागर की कविताएं, ये सारी मैंने ली। ये देखो कि भैया व्यंग्य कविता ये है। तो ये हमारे समय की चीजें हैं। तो
तो जिनके मैं आपके आपने बहुत बढ़िया एक तो कबीर, परसाई और जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी का उदाहरण दिया। और चूंकि प्रसाद के नाटकों में आपकी रुचि और उसका प्रतिफलन हम आगे आपके रचना यात्रा के विकास में भी देखते हैं कि कैसे आपने, जैसे बहुत से व्यंग्यकार आज भी लिख रहे हैं, पहले भी लिख रहे थे, लेकिन मैंने जितना देखा और समझा कि व्यंग्य रचनाओं के साथ साथ व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य नाटकों के क्षेत्र में भी आपने लगातार काम किया। और जो मुझे मेरी स्मृति जितना साथ दे रही कि सीता अपहरण केस आपका जो नाटक था वो बहुत चर्चित रहा, बल्कि क्यों चुप तेरी महफिल में है। तो सीता अपहरण केस और अब आज जो अद्यतन आपका व्यंग्य नाटक आया क्यों चुप तेरी महफिल में है, इसकी पूरी जो इसके बीच का अंतः संबंध और इसकी विकास यात्रा और व्यंग्य नाटक को आपने अपनी प्रेरणा तो बहुत अच्छे ढंग से बता दी कि जो व्यंग्य नाटक को देख करके जो संस्कार आपको मिला, तो आपने इन विषयों को कैसे पकड़ा और क्या इसमें न्याय आप किया अपने विषय के साथ? ये भी अच्छी सुगत स्मृति याद दिलाई सीता अपहरण केस को लेके। मैं बताऊं तिवारी जी, मेरा ये है कि मैं अपनी रचना को रीराइट भी करता रहता हूँ। पुरानी रचना कोई आ जाए मेरे सामने, मुझे पढ़ते हुए अपने आप को, तो ये सीता अपहरण केस भी जो है, ये नाटक जो है पुस्तकता पहले मूल में ये एक रचना है और जो पुलिस नामक संग्रह में आई थी। और जब ये छपी थी तो मुझे सुधीश ने कहा था, प्रेम ये तुम्हारी रचना पढ़ के कमल किशोर गोयनका जो है हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने लिखा भी था, सारिका में छपा भी था। उससे पहले क्या हुआ कि जब हम कॉलेज में थे, मेरा व्यंग संग्रह जो आया पहला राजधानी में गंवार, तो उसमें एक रचना थी कविते तेरा क्या हुआ जी। और उस समय नुक्कड़ नाटक खेलने वालों में शमसुल इस्लाम जी बहुत बढ़िया वो कर रहे थे, वो मेरे उसको खेल रहे थे, तब उन्होंने ये रचना पढ़ी। मेरा प्रेम जी गजब है, हम इसको जो है नाट्य रूपांतर करेंगे नुक्कड़ नाटक के रूप में। तो जब उनका मैंने देखा तो मुझे लगा यार इसमें तो नाटक की बहुत संभावना है। तो फिर मैंने उसको जो 6-7 पेज की रचना थी उसको पूरे नाटक में परिवर्तित किया। और वो नाटक ना केवल सूत्रधार वाला मंचित हुआ, भारत भवन में हुआ, कानपुर में हुआ, कई जगह से हुए, पर बहुत चुनौतीपूर्ण नाटक, आज भी चुनौतीपूर्ण, आप नाम से ही समझ सकते हैं। हम लोग आपकी रचना कर्म की बात करें, अगर व्यंग्य की रचनाओं की बात करें, जैसे कौन कुटिल फल कामी, विषम में जयते, राजधानी में गंवार आपने उल्लेख भी किया, और मनुष्य और ठग आपकी एक बहुत पुरानी रचना है। जो व्यंग्य और व्यंग्य के जो सरोकार हैं उसको केंद्र में रखते हुए अगर हम विचार करें, और आप जो मनुष्य और ठग की जो रचना है, ऐसी रचना कैसे आती है और क्या आप ऐसी रचनाओं के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जी आपने एक थोड़ा व्यापक सवाल उठाया कि आपने मुझे कहा व्यंग्यकार के सरोकार, और मेरा आरंभ से मानना यह कि व्यंग्यकार एक साहित्यकार है, और साहित्यकार के रूप में जो साहित्यकार के सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, वही व्यंग्यकार के सरोकार है। मुझे अल्बर्ट कामू का एक कथन याद आ रहा है, तो हो सकता है भूल नहीं सकता हूँ उसको मैं, कि लेखक का पर्पस क्या है, लेखक का लिखने का वो उद्देश्य बताते हैं। लेखक का उद्देश्य है कि जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन स्वयं को धीरे धीरे नष्ट करती जा रही है, उसको बचाना। ये लेखक का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। तो मेरा भी है कि जो मनुष्य सभ्यता है वो जो धीरे धीरे जिसका क्षय हो रहा है उसको बचाना। और इसके लिए मैं एक साहित्यकार के रूप में, मैं ये नहीं है इसीलिए मैं नाटक के क्षेत्र में, मुझे लगता है कि विधा जो है वो आपके विषय जो है वो विधा को तय करता है आपकी। मनुष्य और ठग की जो बात की आपने, मेरी बहुत पहले की रचना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हिंदी हास्य व्यंग्य संकलन जो मैं श्रीलाल जी के साथ जो तैयार कर रहा था, ये बात है 1996 की, और वो नेशनल बुक ट्रस्ट से छपा, और ये इतना है उसकी बहुत लोकप्रिय, 17 संस्करण उसके हो चुके हैं। तो उसके लिए जब मैंने रचना, मैंने कहा श्रीलाल जी मैं आपकी रचना का चुनाव करूंगा, आप मेरी रचना का चुनाव करेंगे। तो उन्होंने ये रचना चुनी थी मनुष्य, और ये इस पर और आलोचना का, बट बाद में जो है लोगों का ज्यादातर दृष्टिकोण रहता है कि वो व्यंग होना चाहिए जिसमें हंसी आए, उसमें हंसी नहीं आती आपको, आप देख लीजिए। तो वहां से मुझे लगता है कि एक सामाजिक सरोकारों को लेकर जब तक एक उद्देश्य लेकर आप नहीं चलेंगे, चाहे वो व्यंग्यकार हैं, चाहे वो कवि हैं, कूड़ा हर जगह है, वो क्षमता है, तो आपके पास
जो आज भी अब मुझे लगता है कि चिंतन और संपादन ये दोनों गायब है। अब जब तक आपकी रचना में चिंतन नहीं होगा, समाज को चिंतन नहीं देंगे। मैं उसको इस तरह से लेता हूँ कि जैसे परिवार है, बच्चे हैं। अब मैं एक पिता के रूप में, एक दादा के रूप में ये कर सकता हूँ कि बच्चों को भैया खूब सारा एसी भी लगवा दिया मैंने, उनको रोज जलेबी खिला रहा हूँ, पिज्जा खिला रहा हूँ, ये सारी चीजें दे रहा हूँ, मैं उनको कहूंगा कि बड़ा ध्यान रख रहा हूँ। पर अगर मैं उनको समाज और अपनी बेहतरी के लिए चिंतन नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं उनको अच्छा मनुष्य बनाने का चिंतन नहीं दे रहा हूँ, तो मैं कुछ भी, अगर मैं उनकी दृष्टि में अभी अच्छा हूं, पर वो बाद में जाके कहेंगे कि पिता ने हमारे साथ अच्छा न्याय नहीं किया। वो रचना अभी आपको अच्छी लग सकती है, पर बाद में आके वो रचनाकार कहेगा कि भाई आपने सब कुछ दिया। ये मेरा हास्य से भी कई बार विरोध होता है कि आपने उस समय तो मुझे हंसा दिया, पर चिंतन अपने साथ नहीं दिया जो मैं ले जा सकता हूँ। तो ये इसीलिए मेरे जो सारे रचना का दृष्टिकोण जो रहता है उसी दृष्टि से रहता है। मनुष्य ठग में भी यही है। आपकी पूरी जो रचना प्रक्रिया, रचना कर्म की बात हमने की, मैं देखता हूं कि जैसे शुरुआती दौर की बात की, सीता अपहरण केस की बात की, और मनुष्य और ठग की बात की हम लोगों ने। मैं देखता हूं कि बर्फ का पानी सरीखी रचनाएं आपने लिखी, इस तरीके की बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण, संवेदनाओं को बिल्कुल स्पर्श करती हुई रचना। अब हम लोग चाहेंगे कि जो आपने व्यंग्य यात्रा पत्रिका भी निकाली, जहां तक मेरी जानकारी है 2004 में आपने शुरुआत की, तो व्यंग्य यात्रा पत्रिका को निकालने के पीछे, और जहां तक मुझे याद है कि परसाई जी के जन्म दिवस पर ही आपने उसका आरंभ किया, तो व्यंग्य यात्रा पत्रिका की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों आपने ऐसा सोचा, क्यों निकालना चाहा, और अभी ये जो 2004 से 2020 तक का जो अनुभव है वो कैसा रहा और आगे की क्या योजनाएं हैं, इसको आप संक्षेप में बताने की कोशिश करें। तिवारी जी, 16 वर्ष का ये समय है, जिसको 16 मिनट भी तो क्या, पर ठीक है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने बताया कि परसाई जी के जन्मदिन पर, परसाई मेरी सोच के साथ हैं और श्रीलाल जी दोनों, और दोनों को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि दोनों व्यंग्य पर लिखते हुए भी, व्यंग्य रचना भी लिख रहे हैं, उपन्यास भी, अलग अलग तरह से। परसाई का लेखन अलग है, श्रीलाल जी का अलग है, पर साथ में वो व्यंग्य पर बातचीत भी कर रहे हैं। व्यंग्य पर अगर आप श्रीलाल जी को पढ़ें तो बहुत बढ़िया लेख लिखे हुए, ऐसे परसाई की शुरू की बात। और मुझे दूसरा ये लगा कि व्यंग्य, लगातार लोग ये कहते रहे कि व्यंग्य जो है अलग तरह से नहीं है मुझे, और यहाँ तक कि परसाई जी ने भी, मुझे बड़ा वो लगा, और लोगों को भी लगा जब आरंभ में वो कहते रहे कि व्यंग्य जो है एक तरह से विधा है और विधा की बात कर रहे, फिर अंततः का स्पिरिट है। मुझे याद आया परसाई जी ने एक बार कहा था, शायद मुक्ति बोध को लेके, उनकी जब उनका ठीक तरह से मूल्यांकन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ज्यादातर हम अपने समकालीन का मूल्यांकन किससे करते हैं, प्रदत्त भाषा या प्राप्त भाषा से, बहुत बड़ी उससे करते हैं जो हमें मिल गया है। उसके आधार पर अगर आप मुक्ति बोध का मूल्यांकन करेंगे, नहीं हो सकता। मेरा भी यही कहना है कि प्रदत्त भाषा, प्रदत्त फॉर्म में अगर आप परसाई का मूल्यांकन करेंगे तो नहीं हो सकता। बहुत सही बात आपने कही। जो प्रवासी दिनों की याद है, और प्रवासी दिनों की याद में अक्सर प्रवासी साहित्य और प्रवासी परिवेश को आपने देखा है, तो अगर आप संक्षेप में चलते चलते उस प्रवासी दिनों की जो याद है और वहां का भी देखा है, वो भी उसकी बात। 4 वर्ष का समय है जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज में वहाँ पर विश्वविद्यालय में अतिथि आचार्य के रूप में गया था। तो अपना तो ये रहता है कि भैया सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के समाज, वहाँ के लोगों को जाना। इसीलिए मैंने वहाँ रह के जहाजी चालीसा लिखा, कविता मेरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ पे रह के वहाँ के जो प्रधानमंत्री मुझे अच्छा लगता तो वो नाम से बुलाते थे, कहीं मिल जाते थे। वहाँ रह के बातचीत क्लब जैसा, वहाँ रह के पहली बार मैंने जो है हिंदी की पत्रिका बाइलिंगुअल जो है द्विभाषिक शुरू की, हिंदी निधि स्वर, उसको शुरू किया। तो बहुत सारी चीजें हैं। और अभी मेरी एक पुस्तक आई है, हिंदी का राष्ट्र की हिंदी, जिसमें हिंदी के बारे में मेरी चिंताएं हैं। कैसे मैं 2 विश्व हिंदी सम्मेलन में गया, जहाँ जाकर मैंने अपना वक्तव्य दिया, बीज वक्तव्य दिया, भी पीछे मॉरिशस में भी दिया। और हिंदी पर मेरे जो व्यंग्य हैं, हिंदी के जो प्रवासी लोग काम कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर मैंने उसमें लिखा है। वो बहुत लंबा किस्सा हो जाएगा। और ठीक है, हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत के भी लोग जुड़े हुए हैं, पर समय जो है वो इतना अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इतना खुलापन नहीं है कि आपको देखो। ये मंच बहुत अच्छा है, ये जो विश्व मंच है, ये बहुत व्यापक लोगों से जोड़ता है। और इतना अच्छा लगता है कि कोरोना काल में आपको वो माध्यम दे रहा है कि जहां पर आप एक कमरे में बैठ के 250 लोगों के बीच में बात नहीं कर रहे हैं,
अब पूरे पूरी दुनिया विश्व से। में छाए हुए हैं, पूरी जगह पे, सब जगह सब लोग सुन रहे हैं। जी तो ये एक अच्छे, मतलब कोरोना के हानियां भी हैं तो लाभ भी हैं। जी जी। और ये लाभ है, जैसे मुझे भी लाभ हुआ कोरोना काल में, मेरा वजन कम हो गया थोड़ा सा 10 किलो। तो चलते चलते हम लोग चाहेंगे कि जैसे आपने शुरू में भी कहा, जैसे कविता से, और जैसा मैंने भी जिक्र किया कि एक कविता जो आपसे अक्सर मैंने सुना है कि जो नागार्जुन की अकाल और उसके बाद जो कविता थी, उसकी जो पैरोडी एक तरीके से और व्यंग्य वो पर, मैंने जी, ऐसे ही मन में आया उसको था बस तो आप सुना वो देते जो हैं। नारायणी नगर मेरा मकान था, वहाँ जी पे नागार्जुन आते थे, जी 2-3 दिन रुके भी वहाँ पे, जी उनसे बैठे बहुत अच्छी से, वो तो आपको मालूम है जी कहीं भी चले जाते थे, जी रुक जाते थे। तो जब आपातकाल लगा, जी आपातकाल के बाद जो है जब खुला, जी तो मैंने देखा ये आपातकाल एक तरह का अकाल उत्सव मना है। जी जो रचना जो है इनकी है, आपने भी सुनी होगी नागार्जुन की, कि कई दिनों तक चूल्हा कई दिनों रुआ, तक चक्की चूल्हा रही रुआ, उदास, कई चक्की दिनों रही तक। उदास। तो उसकी मैंने पैरोडी की थी, जी और उस पैरोडी को मैंने धर्मयुग में भेजा था, जी तो वहां पर छपी थी। जी जी तो उसको वो देखिए कि बहुत दिनों तक जनता रोई, जी। संसद रही उदास। अच्छा। बहुत दिनों तक, ये आपातकाल क्या का समय है। जी बहुत दिनों तक जनता रोई, संसद रही उदास, बहुत दिनों तक पत्नी सोई डरे पति के पास। जी मतलब हर व्यक्ति घबराता बिल्कुल। है। बहुत दिनों तक लगी देश में जासूसों की गश्त। जी बहुत दिनों तक लगी देश में जासूसों की गश्त। जी। बहुत दिनों तक लेखकों की भी हालत रही शिकस्त। शिकस्त। अब जी। ये है आपातकाल का समय। जी। आप उसके बहुत सारे लोग हमारे युवा होंगे जो नहीं जानते होंगे जी। कि आपातकाल का समय क्या है। ये आपातकाल कभी भी आज भी लगा हुआ है, समझ लीजिए एक तरह जी, का। जी, लगता है जब अपनी बात आप नहीं कह पाते। जी तो उसके बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ, जी। दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, जो वो कई कहते दिनों हैं। के बाद। जी। चुनाव हुए देश के अंदर कई युगों के बाद। कई युगों एक एक पल, कई कई होता है ना, एक एक पल युग का लग रहा है। तो आजादी के लिए लगता है आपको। जी जी। चुनाव हुए देश के अंदर कई युगों के बाद, फिर से पुरुष मर्द कहलाए कई युगों के बाद। वाह क्या। फिर से पुरुष मर्द कहलाए कई कई युगों के बाद, घर घर में आजादी आई कई युगों के बाद। आखिरी पंक्ति है, मुन्ने ने किलकारी मारी कई दिनों के बाद। वाह वाह। ये कविता है उस पे, पूरा नागार्जुन की है। तो वो दोनों समय को मुझे, जी। मैंने बताया नागार्जुन भी मुझे बहुत पसंद है। जी। उनकी उपन्यास की कोई चर्चा नहीं करता है, जी। और इतने बढ़िया उन्होंने जी उपन्यास बचनमा लिखे हैं। बटेश्वर। हाँ हाँ, आप वो देखिए कि उनकी और उनकी कविताओं में, जी। उस समय तो गाते थे, इंदू जी क्या जी। हुआ आपको, जी। क्या हुआ जी, आपको, जी, भूल गई जी। बाप को। हाँ बहुत बहुत। तो गजब, मतलब वो हम वहाँ व्यंग्य, हमारा व्यंग्यार वहाँ नहीं पहुंच रहा है। जी जी। नागार्जुन ने बहुत महत्वपूर्ण एक पंक्ति लिखी है कि क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी सिखा। क्या बात। तो नागार्जुन का उल्लेख करते हुए तो हम लोग आज के इस संवाद के लिए विश्वरंग परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और ये संवाद और साहित्य, भाषा, कला, संस्कृति का समन्वय और ये संयुक्त आयोजन इसी प्रकार चलता रहे, और ये निर्माण की सकारात्मक दिशा की ओर हम सब अग्रसर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग, मैं आपका धन्यवाद और विश्वरंग का। बहुत। अन्यथा क्या होता है कि एकालाप होता है, आप प्रश्न पूछते जाएं, वो बोलता जाएगा, रटे रटाए प्रश्न जो होते हैं, आपका जन्म हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और आज जो है ये एकालाप नहीं था जी। मैं अपने से एक बात की पीढ़ी के सजग व्यक्ति के साथ संवाद कर रहा था जी। तो ये संवाद का जो क्रम किया, इसके लिए निश्चित रूप से विश्वरंग और हमारे संदेश चौबे जी तो सब देख रहे, जिनके देखरेख में सारा हो रहा। इतने विपरीत समय में, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी एक तरह का आपातकाल है। इतने विपरीत समय में आप इतना सारा काम कर पा रहे हैं, और आपकी क्या है, जुनून है। ये जुनून ही कराता है, नहीं तो आप कह देते हैं कि भैया हम नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं। ऐसे समय में संवाद का ये मंच उपस्थित करना, बिल्कुल ऐसे समय में विश्वव्यापी, अभी देखिए विभिन्न देशों में जाएगा ये, बिल्कुल। तो ऐसे समय में ये संवाद का मंच उपस्थित करना, ये संतोष चौबे और उनकी पूरी टीम बिल्कुल जो कर रही है इस समय, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम वो लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का हार्दिक आभार।